जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड योर स्टडीज आर ऑल्सो गोइंग फाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे थीम 6 ऑफ आर सीरीज, और थीम 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट क्राइसिस। इसमें हम पढ़ेंगे कि वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट क्राइसिस में क्या डिफरेंस है, और अभी जो जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है उसमें यूएसए, इजराइल, ईरान और मिडल ईस्ट की जो अदर कंट्रीज है लाइक कतर हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, उनका क्या रोल है, इंडिया और इजराइल का क्या रोल है, एंड व्हाई इज इंडिया नॉट टेकिंग एनी स्टैंड इन द रिगार्ड। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इजराइल और यूएसए का क्या रिलेशन है, हमारी इससे एनर्जी सप्लाई में क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, कैसे जो हमारा इंटरनेशनल स्फेयर है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। तो हम ये सब चीज़ें बहुत ब्रॉडली पढ़ने वाले हैं। प्लस ये जो टॉपिक है इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि पेपर 1 में ज्योग्राफी आ सकती है, मिडल ईस्ट की ज्योग्राफी आ सकती है, वहाँ की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में आ सकता है, और डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट होने वाला है पेपर 2 का उसमें वेरी वेरी हाई चांसेस कि ऐसे में आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग में आ सकता है या आर्ग्यूमेंट में आ सकता है। तो थ्रू दिस वीडियो हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, जिसमें कि आपके जो तीनों टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू ऐसे, रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट, ये आपके तीनों कवर प्रॉपरली हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने फॉर्म भरा या नहीं भरा, क्योंकि नोटिफिकेशन को आए काफ़ी दिन हो चुके हैं और 12 मार्च इज़ द लास्ट डेट जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 12 मार्च से पहले पहले फॉर्म भर देना। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्म में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है या हमें समझ नहीं आता क्या भरना है क्या नहीं भरना उसमें। तो अगर आपके पास टाइम होता है तो आप उस चीज़ को बहुत ईजिली भर पाओगे, किसी से पूछ कर या जैसे भी है आप उसको ईजिली भर पाओगे। तो भर लेना फॉर्म को बिफोर द लास्ट डेट, आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैप है, मैप तो नहीं, एक जस्ट पोस्टर। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इसको देखिए कि यहाँ पर ईरान है, गाज़ा है, बहरीन है, नीचे इजराइल होने वाला है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन अ मिडल ईस्ट रीजन। मिडल ईस्ट में क्या क्या चल रहा है, और आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए मिडल ईस्ट में कंट्रीज़ कौन कौन सी होती है। देखिए यहाँ सीरिया है, यमन है, क्या चल रहा है यहाँ पर, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, सिविल वॉर चल रही है सीरिया और यमन में। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि रिफ्यूजी क्राइसिस चल रही है लीबिया में, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। तो मिडिल ईस्ट पूरा ही डिस्टर्ब हो रहा है इन दैट सेंस। और रीजनल टेंशन में हम देखें तो ये जो सिया सुन्नी वाला केस है ये यहाँ पर चलता ही रहता है। एंड इजराइल में भी सेम चीज़ें चल रही है। कौन कौन सी चल रही है, इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो ये वाला एरिया इसीलिए डिस्टर्ब है। यहाँ इजिप्ट है, इजिप्ट इज़ नॉट, अभी इजिप्ट का ठीक ठाक चल रहा है। तो और फिर यहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं, रिफ्यूजीज क्राइसिस चल रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है इस वाले रीजन में। ये हम सारा मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं। और उसके बाद फॉरेन इंटरवेंशन से सुपर पावर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, रीजनल पावर स्ट्रगल हो रही है कुछ रीजन में। जैसे ईरान में हमने अभी देखा कि जो वहाँ का सुप्रीम लीडर था आयतुल्लाह खामेनी, वो उनको मार दिया गया है। तो उसके बाद वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक तरह का पावर वॉक्यूम क्रिएट हो चुका है। तो जो रीजनल पावर है वो किस तरह से वहाँ पर लड़ रही हैं, पॉलिटिकली हम देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, पब्लिक अनरेस्ट हो रहा है, अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा है, ह्यूमैनिटेरियन डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, और जो सिविलियन है उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारा मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रही है, जिसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से लेकर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फॉरेन इंटरवेंशन और रीजनल सेंटिमेंट्स के बारे में। और सारी लड़ाई किस चीज़ की है, जितनी भी लड़ाई है मिडिल ईस्ट में, इट इज़ ऑल अबाउट ऑयल डिपेंडेंसी। ये रीजन इतना ज़्यादा ऑयल रिच है, उसके लिए वाटर स्कार्सिटी है, थोड़ा अफ्रीका वाला पोर्शन भी आता है, उसके बाद इकोनॉमिक कोलैप्स है। तो ये सारे रीज़न है मिडिल ईस्ट में, इसीलिए मिडिल ईस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट भी पड़ता है हमारे लिए। अब देखिए, आपको सबसे पहले जो चीज़ पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में क्या डिफरेंस है। किसमें, एक तो मिडिल ईस्ट हो गया हमारा, ओके, एक है हमारा मिडिल ईस्ट और है एक वेस्ट एशिया। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो कहाँ पर आती है, साउथ एशिया में, इस वाले रीजन में इंडिया आती है। अगर हम इंडिया की साइड से देखें तो ये वाला रीजन क्या होता है, इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट एशिया।
अगर हम हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो दिस रीजन इज अ वेस्ट एशिया, बट अगर हम इधर की साइड से देखें इसे तो दिस रीजन इज अ मिडल ईस्ट। क्या है? मिडल ईस्ट। अगर हम यूरोप की साइड से देखते हैं, यूएसए की साइड से देखते हैं, तो वो रीजन क्या है? ये रीजन है हमारा मिडल ईस्ट। और ये स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन के टाइम पे, जब ब्रिटेन के ऑफिस स्टेब्लिश हो रहे थे, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो टर्की वाला रीजन है इसको बोलते थे वो नियर, इसको बोलते थे नियर ईस्ट। इधर वाला जो रीजन था उसे बोलते थे फार ईस्ट, पर जो ये वाला रीजन है इसको बोलते थे मिडल ईस्ट। तो तब से हम लोग जियोपॉलिटिकल वर्ड में इस टर्म को मिडल ईस्ट बोलते हैं। बट अगर हम साउथ एशिया या हमारे वाले एंगल से देखें तो वो क्या है? वेस्ट एशिया है। तो दोनों टर्म ही इक्वल है, दोनों टर्म को आप कैसे भी यूज करो, वेस्ट एशिया बोलो या मिडल ईस्ट बोलो, दे बोथ आर सेम। पता चल गया आपको? तो दिस इज द मैप ऑफ मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट का मैप ये है, और क्यों इसे मिडल ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट एशिया बोलते हैं, ये हमने देख लिया। ओके, सो बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर यू, जैसे कि एग्जाम आ रहा है, बहुत पास आ चुका है। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट हैं जिनके नोट्स कंपाइल्ड नहीं है, और मे बी जो नोट्स है वो इतने अच्छे नहीं है कि उनको पढ़ने में उन्हें लग रहा हो कि सारी चीज़ें हमारी कवर हो रही है। तो ठीक है, जो कॉन्फिडेंट नहीं है या जिनके नोट्स नहीं बने हुए, जो टाइम अपना अभी अपना जो प्राइम टाइम है वो नोट मेकिंग में या वेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट येस उसको वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप ये एडिशन ले सकते हैं बुक्स के। अभी स्टडी फंडा ने कुछ बुकलेट्स बनाई हैं, ये अपडेटेड है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, प्लस कलरफुल भी है, कलरफुल वेरी इंटरेस्टिंग, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अंडरलाइंड है, जो भी डेटा है वो बॉक्स में है। तो आपके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है इफ़ यू कैन परचेज। तो इसमें हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर भी है, क्योंकि अब कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आने लग गए, पॉलिटिकल साइंस की है, डिफेंस एनवायरनमेंट की एक बुकलेट है। तो ये सारा ये 7th एडिशन की होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें तो मैं आपको नंबर बताऊंगी, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, दिस बुक कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। और आप कहाँ से कॉन्टैक्ट करेंगे? ओके, इसमें नंबर नहीं लिखे हुए, बट यस हम लोग नीचे जो ये वीडियो होगी इसमें पिन कर देंगे, आप वहाँ पर जाकर कांटेक्ट कर लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज दिस कोर्सेज और बुकलेट्स। ओके, तो ये कॉम्बो बैच है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, 40+ टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें कि जितने भी आपके डाउट्स हैं, लाइव क्लासेस होने वाली है, लाइव डाउट सेशन होंगे, और रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें इंक्लूडेड होगी। तो आप ये जो बैच है वो 5999 का है, दैट यू कैन सी। उसके बाद अर्जुना बैच है, अर्जुना बैच में रिकॉर्डेड क्लासेस होने वाली है, पेपर 1 टेस्ट सीरीज होगी इसमें, और जो करंट अफेयर है उसकी PDF, और जो जैसा हमने एक जो PYQ बुकलेट है वो भी इसके साथ इंक्लूडेड होगी, जिसमें 2009 से 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं वो होंगे। पेपर 1 के हार्ड नोट्स होंगे, पेपर 1 के जो हार्ड नोट्स है वो भी होंगे। 7th एडिशन वाले जैसे मैंने आपको पहले दिखाया वो अर्जुना बैच में इंक्लूडेड होंगे वो नोट्स, और पेपर 2 की लाइव क्लासेस होगी जो कि कल से स्टार्ट होने वाली हैं, और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज होगी जिसमें कि इवैल्यूएशन और फीडबैक भी आपको मिलेगा। तो बुकलेट हमने देख लिया, कॉम्बो बैच हमने देख लिया, तो इसमें से आप जो जिसमें भी इंटरेस्टेड है, आप जो नीचे नंबर दिए होंगे हमारे उसमें जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अभी हम बैक टू द टॉपिक, हम पढ़ रहे थे वेस्ट एशिया, तो हम अपने पर्सपेक्टिव से उसको देखेंगे कि हम वेस्ट एशिया क्यों कहते हैं, मिडिल ईस्ट हमने देख लिया कि क्यों कहते हैं। तो देखिए, वेस्ट एशिया रेफर्स टू द रीजन लोकेटेड बिटवीन, इस रीजन में लोकेट है यूरोप में, सेंट्रल एशिया में और अफ्रीका में। इन तीनों रीजन के बीच में जो रीजन है उसको हम बोलते हैं वेस्ट एशिया। इट इज ऑफन कॉल्ड मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है इन ए यूरोसेंट्रिक टर्म। यूरोसेंट्रिक टर्म मतलब जब हम यूरोप के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तब इसको बोला जाता है मिडिल ईस्ट। एंड द रीजन इंक्लूड कंट्रीज फ्रॉम ईस्टर्न मेडिटेरियन टू इरानियन, जो ईस्टर्न मेडिटेरियन कंट्रीज है और ईरान से लेकर जितनी कंट्रीज है उसको हम बोलते हैं मिडिल ईस्ट। देखिए यहाँ हम मैप देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ये हमारा मेडिटेरियन कंट्री है, ये हमारी मेडिटेरियन सी है, इसके साइड में जो कंट्रीज है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, उसके बाद हम यहाँ थोड़ा तुर्की देख लेते हैं, ये ईरान, इतना जो पोर्शन है, और नीचे सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, यमन, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन ईरान तक जितना ये रीजन है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिडिल ईस्ट। किसके पर्सपेक्टिव से, यूरोसेंट्रिक
टर्म से हम इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। ये कंट्रीज इसमें आती है। अगर हम इधर की साइड से देखें तो इसे बोलते हैं वेस्ट एशिया। ओके तो मेजर कंट्रीज कौन कौन सी आती है? एक तो सऊदी अरेबिया आती है, और ईरान आती है, इजराइल, तुर्की, इराक, सीरिया, जॉर्डन, फिर यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड यमन। कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी कंट्रीज आती है? 12 कंट्रीज आती है हमारी। जो मेजर कंट्रीज आती है ये कितनी है? 12। वेस्ट एशिया भी इंपॉर्टेंट क्यों है? वहां पर जो हम पहली चीज तो आप सबको पता होगा कि वेस्ट एशिया इंपॉर्टेंट है एनर्जी पर्सपेक्टिव से। जो ऑयल हमारा इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसका मेजर जो हब है वो क्या है? मिडल ईस्ट। इसीलिए एवरीवन, हम यूएस की बात करें, रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, इवन इंडिया की बात करें, हम लोग मिडल ईस्ट से अपने रिलेशन अच्छे बना के रखते हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में पावर सप्लाई ही कहाँ से होती है? पावर सप्लाई, एनर्जी सप्लाई सब कहाँ, किस पे डिपेंडेंट है? मिडल ईस्ट पे डिपेंडेंट है। अब वेस्ट एशिया सम ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल, ये जो ऑयल लार्जेस्ट ऑयल है ये प्रूवन है, लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व है इन द वर्ल्ड। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो 48% ऑफ द ग्लोबल प्रूवन ऑयल रिजर्व्स आर देयर इन द रीजन। मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई एंड कुवैत। दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व। ओके तो आपको ये डेटा याद रखना है कि 48% जो हमारा ऑयल है वो इस रीजन में आता है, एंड दीज आर द 5 मेजर कंट्रीज जिनसे कि वो जो कि प्रोड्यूस करती हैं ये। अब यहाँ पर हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चोक पॉइंट्स। जो हमारे मिडिल ईस्ट में कौन कौन से स्ट्रैटेजिक ग्लोबल चोक पॉइंट है? वेस्ट एशिया कंट्रोल क्रिटिकल ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। जैसा कि हमने पढ़ा है, स्वेज कैनाल हो गया, रेड सी वाला पोर्शन, पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हो गया। तो ये क्या है? ये क्या है? एक चौक पॉइंट है। ये ट्रेड रूट्स है, ट्रेड रूट्स विच मेक और विच शॉर्टन द डिस्टेंस, जिससे कि हमारे जितनी भी ट्रेड, हमारा जो सप्लाई है, ऑयल सप्लाई हो गया, ट्रेडिंग हो गई, वो ईजी हो जाती है। यहाँ से जो शिपमेंट रूट है वो ईजी है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्री के स्ट्रैटेजिक पॉइंट है वो किस रीजन में है? इस रीजन में। इसीलिए अगर इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी नहीं रहती तो इट नॉट ओनली अफेक्ट द मिडल ईस्ट रीजन बट ऑल्सो अफेक्ट इन अ ग्लोबल स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट में हम बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज 20% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड पास कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। 20% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड कहाँ से पास होता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होता है। उसके बाद हम बात करें बाब अल मंदेब स्ट्रेट से, जो कि रेड सी को कनेक्ट करती है, किससे? गल्फ ऑफ एडन से। रेड सी को किससे कनेक्ट करती है? ये हमारा ये वाला रीजन है, इधर इजिप्ट है, इधर क्या है? इजराइल है, और यहाँ जॉर्डन हो जाता है। ये क्या है? रेड सी। दिस इज रेड सी। रेड सी के बाद में यहाँ पर है बाब अल मंदेब, और दिस इज अ गल्फ ऑफ एडन। ये गल्फ ऑफ एडन है। ओके जैसे यहाँ पर है, ये हमारी स्वेज कैनाल कहाँ से है? ये रेड सी है। केनान यहाँ पर है, ये रेड सी है। रेड सी के बाद में दिस इज अ बाब अल मंदेब स्ट्रेट एंड दिस इज गल्फ ऑफ एडन। तो ज्योग्राफिकली आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ऊपर में है और जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है वो नीचे की साइड है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट कनेक्ट करती है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, और जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को। किससे? पर्शियन गल्फ है उसको किससे कनेक्ट करती है? यहाँ पर पर्शियन को गल्फ से करती है, गल्फ ऑफ ओमान से। ओमान का जो गल्फ है उससे कनेक्ट करती है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का पता होना चाहिए और बाब अल मंदेब का पता होना चाहिए। ग्लोबल शिपिंग रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। और स्वेज कैनाल क्या है? स्वेज कैनाल इजिप्ट में है, विच इज द शिपिंग रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर। एंड दिस इज द मैप जिसमें दिया हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से कितना ज़्यादा क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट अरेबियन पेनिनसुला चौक पॉइंट से जाता है। तो सबसे ज़्यादा किससे जाता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, उसके बाद स्वेज कैनाल से, एंड उसके बाद बाब अल मंदेब से। सबसे ज़्यादा किससे जाता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया? जैसा कि मैंने आपको बोला कि एनर्जी सिक्योरिटी है। इंडिया वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द ऑयल। हमारी जितनी भी एलपीजी, 60% हमारा जो एलपीजी है कहाँ से आता है? ओमान, कतर, यमन वाले रीजन से आता है। अब देखिए, वेस्ट एशिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। 60 to 65% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम फ्रॉम वेस्ट एशिया। 60 से लेकर 65 हमारा जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ से आता है? वेस्ट एशिया से आता है।
इंडियन डायस्पोरा, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे इंडियन सिटीजन कितने रहते हैं मिडिल एशिया में, तो 8 से 9 मिलियन इंडियन वर्क इन अ गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज में 8 से 9 मिलियन पीपल काम करते हैं और वहां पर रहते हैं। की प्रोजेक्ट हमें पता है, हमारे जो की प्रोजेक्ट है चाहबार पोर्ट ईरान में है, जो किससे कनेक्ट करता है, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है मिडिल ईस्ट को। फिर हमारे पास A2 U2 ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, इजराइल, UAE और USA है। तो दीज आर द की प्रोजेक्ट विद मिडिल ईस्ट कंट्रीज। एंड वाई वी आर डिपेंडेंट, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी और इंडियन डायस्पोरा वहां पर रहते हैं। उसके बाद इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स में हम देखें तो रिसेंट डेवलपमेंट जो वेस्ट एशिया में हुआ है, आपने सुना होगा इब्राहिम अकॉर्ड्स के बारे में। इब्राहिम अकॉर्ड्स नॉर्मलाइजेशन बिटवीन इजराइल एंड सम अरब कंट्रीज। अब इजराइल का जो रिलेशन है विद अदर अरब कंट्रीज उनके साथ अच्छा नहीं है, बट क्या हुआ था कि जो यूएसए है, यूएसए बिकेम द मिडिल पार्टनर और यूएसए ने जो पीस रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करी विद अदर अरब नेशन, और उसमें ये हुआ कि कुछ कंट्रीज आई भी सामने, सो दैट द रिलेशन बिटवीन इजराइल एंड द कंट्री बिकम नॉर्मलाइज। जैसा कि कौन कौन सी कंट्रीज, इंक्रीजिंग रोल, अब कौन कौन सी कंट्रीज में हम देख सकते हैं, जैसे यूएई एक्सेप्ट करती हैं, यूएई एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद और कौन सी कंट्रीज हैं इजराइल में, कौन कौन सी कंट्रीज हैं और जो कि इजराइल को एक्सेप्ट करती हैं, जॉर्डन, सीरिया। तो ये कंट्रीज है जो इब्राहिम अकॉर्ड साइन की हुई हैं। अब राइजिंग राइवलरी बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में भी राइवलरी हमेशा रहती है, और सऊदी अरेबिया ने भी इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया हुआ है। इट्स मीन कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिलेशन भी अच्छे हैं। जिसने भी इब्राहिम अकॉर्ड इजराइल के साथ साइन किया हुआ है, इट्स मीन कि उस कंट्री के और इजराइल के रिलेशन ओके है। ओके, तो जब से सऊदी अरेबिया ने ये अकॉर्ड साइन किया है, उसके बाद जो ईरान है, ईरान के रिलेशन विद दोज कंट्रीज बिकम डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब्राहम अकॉर्ड में हम देखें तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे कि इजिप्ट है, सूडान है, कौन जिन्होंने ऑलरेडी साइन कर दिया है उसमें तो यूएई है एक, और सूडान है और मोरक्को है। और ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड करती हैं वो है तुर्की करती हैं, जॉर्डन करती हैं, इजराइल करता है और इजिप्ट तो करता ही है। ओके, इसमें सऊदी अरेबिया का नाम नहीं है, तो आई विल सी एंड लेट यू नो कि सऊदी अरेबिया है या नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस इज अ चाहबार पोर्ट एंड दिस इज मिडिल ईस्ट, एंड यहाँ से इंडिया कितना 60 to 65% इम्पोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से, तो ये डिपेंडेंसी है। एंड दिस इज द मैप। चाहबार पोर्ट कनेक्ट करता है इंडिया को सेंट्रल एशिया से, तो ये कुछ मैप है, आप इसे देख सकते हैं। अब ये है हमारा मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी। मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है। जब आप मिडिल ईस्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो यू शुड नो कौन कौन सी कंट्रीज है इन्वॉल्व है, उनकी लोकेशन क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है हमारा इजराइल आपको पता है इजराइल यहाँ पर है। इजराइल के ऊपर है लेबनन, इजराइल के साइड में है लेबनन के साइड में है सीरिया, और सीरिया के ऊपर है तुर्की, और ये है मेडिटेरियन सी। जैसा कि हमने बोला था, मेडिटेरियन सी के ईस्ट में जितनी कंट्रीज हैं दे आर इन मिडिल ईस्ट। और ये हमारा रेड सी है। रेड सी के पास यहाँ पर है कौन सा स्टेट, बाबल मंदेब स्टेट है यहाँ पर। और यहाँ पर कौन सा स्टेट है, पर्शियन गल्फ के बाद ओमान, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, तो यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। ये ईरान है, रेड में ईरान है, रेड या ऑरेंज आप जैसा भी आपको नजर आ रहा हो, तो यहाँ पर ईरान है। और कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पर, दिस इज कुवैत। सबसे ऊपर आपको याद रखना है कि ईरान के साइड में है इराक, और इराक भी टच करता है पर्शियन गल्फ को, इराक भी टच करता है पर्शियन गल्फ को। पेपर में इस तरह से आ सकता है, विच ऑफ द कंट्रीज टच द बाउंड्री विद पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ से सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ईरान टच करता है, उसके बाद इराक भी करता है, कुवैत करता है, बहरीन है, कतर है, यूएई है। कौन सा है, यूएई। और यहाँ पर हम अरेबियन सी है, अरेबियन सी के आप यहाँ पर देख सकते हैं बाबल मंदेब, और यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, तो इसके साइड में ओमान है। ओमान और यमन दो ही कंट्रीज हैं जो इस तरह से हॉर्न की तरह आता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बट ये हॉर्न की तरह आपको दिख रहा होगा या फुट की तरह दिख रहा होगा, तो इसमें यमन और ओमान ही आता है। एंड दिस इज इट। तो ये सारी जो बैटल हो रही है वो इस वाले रीजन में हो रही है। ये बैटल कहाँ पर हो रही है, इस वाले रीजन में हो रही है। एंड दिस इज अ ऑयल
रिच एरिया इन होल वर्ल्ड. Located West Asia या Middle East on the Iranian plateau, connect Central Asia, South Asia, Middle East. Geopolitically important है, करेक्ट. बॉर्डर कौन कौन सी, अगर हम नॉर्थ में देखें तो वी हैव अ पर्शियन सी, नॉर्थ में हमारे पास पर्शियन सिल्फ है, पर्शियन सी है नॉर्थ में. उसके बाद अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान. तो ये कंट्रीज़ है जो इनकी बाउंड्री टच करते हैं, ये आप देख लेना. ईस्ट में अगर हम जाएं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान है. वेस्ट में इफ़ वी सी तो वी हैव इराक एंड तुर्की. साउथ में पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान है इराक के. तो साउथ में एज सच कोई कंट्री नहीं है जिससे कि वो लैंड बाउंड्री टच करे, बट हैव अ वाटर बाउंड्री जिसे हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. ओके, तो ये आपको याद रखना है. स्ट्रेटेजिकली ईरान सिट्स नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, थ्रो विच इज 20% ऑफ द ऑयल रिच ट्रेड. 20% ऑफ द ऑयल रिच ट्रेड कहाँ पर होता है? गल्फ ऑफ स्ट्रेट से होता है, इस पैसेज से होता है, और इराक जस्ट उसके पास में है, सॉरी ईरान जस्ट उसके पास में है. माउंटेन रेंजेस की हम बात करें तो जैग्रूस माउंटेन के बारे में आपने सुना होगा बहुत बार. तो ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट अलोंग जो हमारा वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न ईरान है, वेस्टर्न ईरान के किस तरह से जाता है ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट के अलोंग. एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट इन्वेजन. हिस्टोरिकली इन्वेजन होते थे तो ये बैरियर बना था क्या? जैग्रूस माउंटेन, आपको नाम याद रखना है. रिच है, ऑयल और नेचुरल गैस रीजन है. और उसके बाद आपको याद रखना है एल्ब्रूज माउंटेन, लोकेटेड इन नदर्न ईरान नियर द ये यहाँ पर क्या है? ये दिस इज कैस्पियन सी. कैस्पियन सी के पास कौन सा माउंटेन है? एल्ब्रूज माउंटेन है. कंटेन ईरान हाईएस्ट पीक. ईरान की हाईएस्ट पीक कौन सी है? दामावंट. कौन सी है? दामावंट. ये कहां पर है? ये इस माउंटेन पे है. ये माउंटेन कहां पर है? एल्ब्रूज माउंटेन है यहाँ पर. और इस माउंटेन में कौन सी सबसे हाईएस्ट पीक है? दामावंट. These mountain create rain shadow effect making central Iran. रेन शेडो इफेक्ट होता है तो सेंट्रल ईरान वाला जो पोर्शन है, क्योंकि यहाँ आपके पास है ये, तो ये क्या है? ड्राई है, डेजर्टिक है थोड़ा. ओके, तो आपको ये सब चीज़ें समझ आई? आई होप समझ आ रही होगी. जियो पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग होता है अगर हम पढ़ें उसको अच्छे से. तो आपको बस इसमें ये होता है कंट्रीज की लोकेशन याद रखो, क्या टेंशन चल रही है, क्या टेंशन चल रही है, किस रीजन में चल रही है, क्या रीजन है, और इंडिया को उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, और इंडिया उसमें कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. और उसके अलावा आप जो और कहानी है वो बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए. पर ये वाली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि माउंटेन कौन कौन से है, 20% कहाँ पर है, क्या है. ओके, तो अभी जो हमने पढ़ लिया कि मिडल ईस्ट क्या है. मिडल ईस्ट में मेजर कितनी कंट्रीज, मिडल ईस्ट या हम बोले वेस्ट एशिया, मेजर कितनी कंट्रीज आती है इसमें? इसमें आती है 12 कंट्रीज आती है मेजरली, 12 कंट्रीज आती है मेजरली. ओके, और उसके बाद अगर हम ईरान को स्पेसिफिकली देखें तो ईरान ये है. ओके, ईरान है, ये वाला जो रीजन है ईरान का, अगर हम साउथ में देखें तो यहाँ पर पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर. और ये जो यहाँ पर है कैस्पियन सी के नीचे है इनका माउंटेन जिसे हम बोलते हैं एल्ब्रूज माउंटेन. और यहाँ पर इनकी हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है दामावंट. और इसीलिए सेंट्रल एशिया ड्राई है इस पीक की वजह से, बिकॉज इट्स एक्ट एज अ रेन शेडो एरिया इस रीजन में. उसके बाद 20% अगर हम देखें स्ट्रेट ऑफ, हमने हॉर्मोज की बात करी, इसमें किसकी बात करी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से. तो यहाँ पर 20% ऑयल शिप होता है इस वाले रीजन से, और ये ईरान के जस्ट नीचे है. तो जो भी डिस्टर्बेंस होगी ईरान में, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द रीजन. और इससे क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी होगी हमारी खराब. और इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो वी नो कि इंडिया 60 से लेकर 65% LPG इस रीजन से लेता है. ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें यही याद रखनी है. जैग्रूज माउंटेन हमने पढ़ा है. जैग्रूज माउंटेन भी कहाँ पर है? ईरान में है.
तो ज्योग्राफी आपको याद रखनी है, ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है अब्राहम रिकॉर्ड क्या है, अब्राहम अकॉर्ड क्या है। अब्राहम अकॉर्ड एक डॉक्यूमेंट है विच मेंट टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इजराइल एंड अदर अरब कंट्रीज। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट एशिया। चलो अब पॉइंट पे आते हैं कि अब वेस्ट एशिया में हो क्या रहा है। देखिए, पहले जो इजराइल वाला जो रीजन था, इजराइल और ईरान के जो रिलेशन थे, इट वाज नॉट दैट इंटेंस, दे वर नॉर्मलाइज थे, इतने हीटेड नहीं थे, पीसफुल थे थोड़े। बट उसके बाद रिजीम चेंज हुआ एंड व्हेन अयतुल्ला खामिनी या उनके फॉर फादर्स थे, उस टाइम पे रिलेशन फिर ख़राब हुए, क्योंकि उस टाइम पे बोला जाता है कि जो ईरान है, ईरान इस्लामिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, या आइडियोलॉजिकल वॉर वहाँ पर छिड़ गई। फिर उन लोगों ने स्टार्ट किया, जितने भी आसपास के जो रिबेलियंस नहीं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। एंड जब पता चला इसराइल को कि ओके दिस इज़ हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट, तो उस टाइम पे थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगी, फिर वॉर हुई। एंड तो ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड है। बट अभी जो हो रहा है वो हो रहा है कि इजराइल ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर दी, किस पे, ईरान पे। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक क्या होती है, जब आपको लगने लगता है कि ओके जो आपका ओपोनेंट है या आपका जो अगेंस्ट में है वो रेडी है आप पे अटैक करने के लिए, बट आप उससे पहले ही अटैक कर देते हो, दिस प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। तो अभी इजराइल ने ईरान पे करी, फिर ईरान ने रिएटिलेट करके जो इजराइल वाला रीजन है उसमें स्ट्राइक करा। और उसके बाद जो यूएस के बेस है वहाँ पर भी ईरान ने क्या किया, ईरान ने मिसाइल्स वगैरह स्ट्राइक करी। तो ये रीजन है वहाँ पर, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ वेस्ट एशिया अंडरगो प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन and for decade tension between Iran and Israel were largely conformed to what analytics described as a shadow war होती थी। पर shadow war मतलब कि ऐसे direct war नहीं हुई, but अभी जो हुई है it is not a shadow war, it is a direct war। कोवर्ट कन्फ्रंट्रेशन फॉर थ्रू प्रॉक्सीज ग्रुप के थ्रू, या साइबर ऑपरेशंस हो गए, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज हो गए, या मैरीटाइम सैबोटैज हो गया, रादर देन डायरेक्ट मिलिट्री एंगेजमेंट। मतलब अर्लियर इट वाज नॉट डायरेक्टली engagement through military, but now they are directly attacking, किसको यूज करके, मिलिटेंट को यूज करके। However, development 2026 में appear to have eroded the strategic ambiguity। अब क्या हुआ है कि अब डायरेक्ट अटैक होने लगा। retaliatory strike indicate transmission covert rivalry to more direct and kinetic confrontation। This is escalation carries serious implication not only for region stability in West Asia but also global energy market, international trade and the broader geopolitical balance of power। तो तीन चीजें इसमें डिस्टर्ब हुई है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि ईरान में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, बट मिडल ईस्ट इज ज्योग्राफिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड। और इसमें तीन चीजें डिस्टर्ब हो रही है। तीन चीजें कौन सी डिस्टर्ब हो रही है, देखिए, एक तो हो रही है कि यहाँ का जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट, वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसके बाद द ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर वो डिस्टर्ब हुआ है। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है इसमें, और ये आपको एग्जाम में भी लिखनी है। इफ समथिंग कम्स लाइक दैट तो यू हैव टू मेंशन दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच आर अफेक्टेड इन द रीजन। अब ईरान सुप्रीम लीडर, जैसा हमें पता है, आयतुल्ला अली खामिनी डाइड, और इन्हें बोला जाता है द लीडर ऑफ द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान 28 फैब 2026 को ड्यूरिंग अ लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक carried out by Israel with support of यूनाइटेड स्टेट नोन फॉर डूइंग दिस काइंड्स ऑफ स्ट्राइक। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, वैसा पहले भी हुआ है, जैसे हमने देखा था ओसामा बिन लादेन के टाइम पे कि उस तरह की स्ट्राइक तब भी हुई थी। तो अभी जो खामेनी को मारा गया तो उस टाइम पे इजराइल की हेल्प किसने करी, यूएसए ने करी। और खामेनी टारगेट क्यों किया गया, खामेनी को टारगेट क्यों किया गया, सेवरल स्ट्रैटेजिक रीजन है, और ये मेड रीजन नहीं है, दीज आर स्ट्रैटेजिक रीजन जो कि किसने बताए हैं, इजराइल ने बताए हैं और यूएस के एनालिटिक्स ने बताए हैं। कि सबसे पहले तो न्यूक्लियर थ्रेट,
इतनी बार समझाने के बाद ईरान को बहुत बार समझाया गया कि दे हैव टू डू द न्यूक्लियर टेस्ट इन अ लिमिट, बट ईरान वाज डूइंग न्यूक्लियर टेस्ट। तो दिस वाज द फर्स्ट रीजन दे स्टेटेड कि न्यूक्लियर थ्रेट की वजह से हमने इनको अटैक किया। एंड हु वाज इंस्टिगेटिंग ईरान एजेंसीज, जो खामेनी है, यातुल्ला खामेनी, उन्होंने। Israel believe Iran was close developing nuclear weapon capabilities. Believe ईरान को लगता है ऐसा, इसराइल को लगता है कि ईरान is building nuclear weapon capabilities. Iran has repeatedly enriched uranium to high level. यूरेनियम की कुछ लिमिट होती है जब हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, बट जो ईरान है वो ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट कर रहा था। एंड विच इसराइल को लगा, क्योंकि इसराइल के पास में ही है ना, इसराइल के पास है ईरान, जैसे हमने अभी देखा था मैप, तो वी गेट टू नो कि इसराइल के पास कौन है, इसराइल के आसपास ही है ईरान। तो इसीलिए कौन सा थ्रेट हो गया, एक्जिस्टेंशियल थ्रेट। The strike justified as a preemptive action to remove that threat. प्रीएम्प्टिव एक्शन का हमने बताया आपको कि प्रीएम्प्टिव एक्शन वो होता है कि जैसे मेरे को पता है कि मेरा आगे वाला इंसान इज रेडी, मतलब रेडी है विद ऑल बॉम्ब एंड अटैक मिसाइल्स, की वो अब अटैक करने ही वाले हैं, तो उस टाइम पे जस्ट टू सेव माई सेल्फ, इट इज एक्ट एज अ सेल्फ डिफेंस मेजर कि जस्ट टू सेव माई सेल्फ आई विल अटैक देम बैक। तो उनसे पहले मैंने अटैक कर दिया, दिस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव एक्शन एंड मेजरली इट इज टेकन फॉर सेल्फ डिफेंस। और लीगली एज सच दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कि इसको लीगल बैकिंग है या नहीं है, बट जो हमारे इंटरनेशनल लॉ है उसमें इसके बारे में कुछ अभी तक कहा नहीं गया। खामेनी was considered the main architect behind Iran religion network of group opposing Israel. ये जितने भी ग्रुप है विच आर एक्टिंग अगेंस्ट इसराइल, तो उसको कौन सपोर्ट करता है, मिस्टर जो आयतुल्ला खामेनी है, ही वो सपोर्टिंग। कौन कौन से ग्रुप है, जैसे हमें लगता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हिजबुल्लाह कहाँ पर है, लेबनान में, हमास है गाजा में, और अंसार अल्लाह जिसे हौतीस कहा जाता है वो है यमन में। Israel viewed him as a strategical mastermind behind attack and proxy wars. तो इसराइल को लगता है कि he is a mastermind, जितने भी वॉर होते हैं, प्रॉक्सी वॉर होते हैं या स्ट्राइक होती है, उसमें जो आयतुल्ला खामेनी है उनका कंट्रीब्यूशन पूरा रहता है, और he is the mastermind for all the attacks. तो लीडर ऑफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इन्हें कहा गया है, और दीज आर द रीजन, इसीलिए उनको मारा गया है। और किसने मारा है, यूएस और इसराइल ने। डीकैपिटेशन स्ट्राइक किसे कहते हैं, अब ये जो स्ट्राइक हुई है आयतुल्ला खामेनी पे, इसे बोला जाता है डीकैपिटेशन स्ट्राइक। डीकैपिटेशन स्ट्राइक का मतलब अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इट इज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी एम्ड एट एलिमिनेटिंग टॉप लीडर। टॉप लीडर को एलिमिनेट करने के लिए स्ट्रैटेजी का यूज किया जाता है। डीकैपिटेशन स्ट्रैटेजी इज मिलिट्री डॉक्ट्रिन, ये एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन है इन विच द कंट्री टारगेट करती है टॉप लीडरशिप ऑफ एन एनिमी स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन टू वीकन द एबिलिटी टू कमांड। अगर आपने टॉप लीडर ही हटा दिया उस कंट्री से, तो क्या होगा, जो कंट्री है उसकी वो वीक हो जाएगी, कमांड वीक हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाएगा इतना, और जो कंटिन्यू फाइट कर रहे थे वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आइडिया सिमिलर टू कटिंग ऑफ द हेड। डीकैपिटेशन का मतलब ही ये होता है कटिंग ऑफ और चॉपिंग द हेड। अगर आपने हेड हटा दिया, हेड इज हेड which control everything, our body, our hand, everything who controls our head. अगर हेड को ही आपने हटा दिया, then what else left? तो this is decapitation of the command structure causing confusion and collapse in an enemy state. किसी भी कंट्री, अगर आपको लग रहा है कि वो कंट्री पावरफुल है और वहाँ का जो लीडर है ही इज अ टॉप लीडर और वो ही सब चीज़ें कमांड कर रहा है, तो इन दैट केस जो अदर कंट्री है वो उसको, डीकैपिटेशन का मतलब उसको चॉप ऑफ करना या उसको मार देना। हाउ कैपिटेशन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूटेड, अब इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, जैसे कंट्री यूज डिफरेंट मेथड, सबका डिफरेंट मेथड होता है किसी लीडर को टारगेट करने का। प्रिसीशन एयर स्ट्राइक, या तो मिसाइल स्ट्राइक कर दो, ये स्पेशल फोर्स रेड करना, ड्रोन स्ट्राइक, और कोवर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशन, साइबर ऑपरेशन हो सकता है। These ऑपरेशन यूजुअली रिलाई हेविली ऑन इंटेलिजेंस एजेंसी एंड सर्विलेंस। किस पे रिलाई करता है, मेजरली ऑन इंटेलिजेंस एजेंसी एंड सर्विलेंस। तो डीकैपिटेशन स्ट्राइक आपको नाम याद रखना है, इट इज मेंट टू एलिमिनेट टॉप लीडरशिप फ्रॉम द सिस्टम, टू कंफ्यूज एंड कोलैप्स
द एनिमी स्टेट। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल जैसे हमने पहले भी देखा है कि ओसामा बिन लादेन बाय यूएसए नेवी सेल इन 2011 ड्यूरिंग ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। और उस ऑपरेशन का क्या था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लायन रेयर, जो कि आयतुल्ला खामनी को मारने के लिए जो ऑपरेशन किया गया था उस ऑपरेशन का नाम था लॉयन रॉर। और कौन किस किस को मारा था, द किलिंग ऑफ सुलेमानी कमांडर ऑफ ईरान। ईरान का जो क्वाड फोर्स था उसको, जो कमांडर का जो कमांडर था ईरान फोर्स का, उसको मारा गया था 2020 में। ये भी किसने किया था, यूएस ने किया था। इजरायली स्ट्राइक टारगेट जैसे कि हमास हो गया या हजबुल्ला हो गए, इनको भी टारगेट करना किसने कौन करता है, यूएसए ही करता है, बट हेल्प यूएसए सपोर्ट करता है इजराइल को इनके केस में। ऑपरेशन टू डिस्टर्ब द लीडरशिप नेटवर्क ऑफ द एडवर्सरी। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट का ही हो या किसी कंट्री का ही हो, भाई स्टेट ये एक्टर भी हो सकता है, नॉन स्टेट एक्टर भी हो सकता है। जैसे कि जो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका टॉप लीडर भी, इट्स मीन कि टॉप लीडर एनीवेयर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सिस्टम में, कहीं भी अगर आप किसी टॉप लीडर को हटाते हो या मारते हो तो उसे हम बोलते हैं डीकैपिटेशन। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पहले देवर गुड अलायंस, बट अलायंस से एडवर्सरी कैसे बने वो हम देख लेते हैं। देखिए जब 1979 स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होती थी इन दोनों के बीच में, बिफोर 19, ये जो ईरा है ये 1979 के पहले का कैसा था और 1979 के पहले कैसा था। इस टाइम पे थोड़े पॉजिटिव रिलेशन हुआ करते थे, बट इसके बाद जो रिलेशन है बिटवीन इजराइल और ईरान वो हो गए नेगेटिव। देखिए बिफोर इरानियन रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, उस टाइम पे ईरान किसके अंडर था, मोहम्मद रेजा शाह पहलवी मेंटेन क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद इजराइल। जो शाह थे दे ही यूज्ड टू मेंटेन गुड रिलेशन विद इजराइल। Israel followed the peripheral doctrine, seeking alliance with non-Arab state surrounding Arab world. जो इसराइल कौन सा सिस्टम फॉलो करता है वो है पेरिफेरल डॉक्ट्रिन, मतलब जितने भी अरब कंट्रीज है आसपास की वो या नॉन अरब कंट्रीज है उनके साथ गुड रिलेशन मेंटेन करने की इसराइल हमेशा रखता है, मतलब इसराइल हमेशा सोचता है। अब ईरान ने ऑयल भी सप्लाई किया है इसराइल को एंड कॉर्पोरेटेड इन इंटेलिजेंस सिक्योरिटी मैटर्स। उस टाइम पे जब शाह वाज द लीडर ऑफ ईरान तो उस टाइम पे द रिलेशन बिटवीन इजराइल एंड ईरान वाज गुड। दे यूज्ड टू हैव गुड स्ट्रेटेजिक टाई, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर होती थी, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयर होती थी, प्लस जो ईरान है, ईरान एक्सपोर्ट भी करता था ऑयल किसको, इजराइल को। बट उसके बाद आइडियोलॉजिकल ब्रेक आया पोस्ट 1979 जब रेवोल्यूशन हो गया। तो रेवोल्यूशन के बाद में जो राहुल्ला खामिनी, जो इनके फोर फादर थे आयतुल्ला खामिनी के, ईरान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक। ईरान वॉज नॉट दैट इस्लामिक एट द टाइम ऑफ शाह। उस टाइम पे थोड़ा मॉडर्नाइज था, एवरीवन हैड द फ्रीडम, और जो सिस्टम था इट वाज वेरी मच लिबरलाइज्ड क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था। बट एज सून एज जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, जब जो खामिनीज थे दे इंस्टिगेटेड द सिस्टम ऑन द नेम ऑफ इस्लाम कि इस्लाम में ऐसा होता है वैसा नहीं होता। तो उस टाइम पे क्या हो गया, इस्लामिक रिजिम आ गई उस कंट्री में विद रेडिकल आइडियोलॉजी। पहले द आइडियोलॉजी वॉज लिबरल बट नाउ द आइडियोलॉजी इज वेरी मच रिजिड। तो क्या क्या चेंज हुआ, अब इजराइल को बोला गया कि इलिजिटिमेट एंटिटी, जो इस्लामिक स्टेट है जहाँ पर जो खामेनी है, जब वो आए तो दे सेड कि इजराइल इज अ इलिजिटिमेट एंटिटी। ईरान ने अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टिंग इस्लामिक रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन रेजिस्टेंस एंड द गोल ऑफ लिबरेटिंग अल क्रूड्स जेरूसलम। अब ये जो ईरान है, ईरान डायरेक्टली स्टार्टेड इन इंटरफेयरिंग इन द स्फेयर ऑफ इजराइल बाय सपोर्टिंग पैलेस्टीन रेजिस्टेंस ग्रुप। इजराइल सब्सिक्वेंटली बिगिन, अब इजराइल को लगने लगा कि ईरान एज अ प्राइमरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकल थ्रेट। और जब इस तरह का सपोर्ट ईरान ने आसपास के जो ग्रुप थे, टेररिस्ट ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, तब से इजराइल के दिमाग में ये चीज आ गई कि जो ईरान है, ईरान इज डायरेक्टली सपोर्टिंग द ग्रुप्स जो कि थ्रेट है इजराइल के लिए। तो इनको लगने लगा कि इट्स अ प्राइमरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकल थ्रेट
किससे? ईरान से। तो आपको दो चीजें यहां पर जो याद रखने मैंने कहा था, एक तो 79 का जो ईरानियन रेवोल्यूशन था वो, इससे पहले ईरान कैसा था? ईरान वॉज इन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इजराइल, इसके बाद नेगेटिव रिलेशन हो गए। इस टाइम पे किसका रिजीम था? इट वॉज शाह। लिबरलाइजेशन था, लिबरलाइज थे लोग भी, और रिलेशन वॉज गुड, इंफॉर्मेशन शेयरिंग से ऑयल शेयरिंग एवरीथिंग वॉज हैपनिंग। बट नाउ कौन है? खामेनी। अब क्या हो गया? रेडिकल इस्लामिज्म या रेडिकल इस्लामिक स्टेट। क्या आप बोलने लगे इजराइल को? इलिजिटिमेट एंटिटी। एंड इजराइल को क्या लगता है? इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकल थ्रेट फॉर द कंट्री। एरा ऑफ प्रॉक्सी वॉरफेयर अब 1980 और 2000 में होने क्या लगा? इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इनके बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अब हुई है, पहले नहीं होती थी। इसीलिए बोला क्या जाता था कि शेडो वॉर हो रही है। कौन सी वॉर हो रही है? शेडो वॉर। शेडो वॉर हो रही है इनके बीच में। बट ईरान बिल्ड स्ट्रेटेजिकल डेप्थ थ्रू द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ईरान ने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, किसको बोला गया था लीडर ऑफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस? या आयतुल्लाह खामेनी को, थ्रू सपोर्टिंग सेवरल नॉन स्टेट एक्टर्स। जो नॉन स्टेट एक्टर्स है इजराइल के आसपास, उनको सपोर्ट करके। अब मेजर ईरानियन प्रॉक्सीज कौन कौन से हैं? हिजबुल्लाह, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, कहाँ पर है वो? लेबनान में। फॉर्म कब हुआ था? 1982 में, इस्लामिक और इजरायली इन्वेजन ऑफ लेबनान। लेबनान वाली टेरिटरी है वहां पर। कंसिडर ईरान मोस्ट पावरफुल रीजनल प्रॉक्सी। उसके बाद हमास और पैलेस्टीन में आप देख सकते हैं ये सुन्नी ग्रुप सपोर्टेड बाय ईरान ड्यू टू शेयर्ड अपोजिशन टू इजराइल। सुन्नी और सिया का यहाँ पर टसल। उसके बाद हाउतीज का हमने देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है कहाँ पर? बाबल मंदेब वाली स्टेट के पास क्रिटिकल शिपिंग चोक पॉइंट है वहां पर। दिस ग्रुप इनेबल्ड ईरान टू चैलेंज इजराइल विदाउट डायरेक्ट मिलिट्री इंगेजमेंट, मेंटेनिंग पॉसिबल डेनिटी। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है मेजर ईरानियन प्रॉक्सीज के बारे में आपको पढ़ना है, और ये कहाँ कहाँ पर है और इनका क्या रोल है और ये किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। और सबसे बड़ा रीजन जो सब बता रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट सेंट्रल ट्रिगर बिहाइंड द ईरान। जो सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग इशू है ईरान, इजराइल और यूएसए का, वो है इनके न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर प्रोग्राम कैपेबिलिटी। इसी से लग रहा है कि जो ईरान है, ईरान ने यूरेनियम की जो यूरेनियम यूज करने की का लेवल है वो भी क्या कर लिया? बहुत ज़्यादा हाई कर लिया। तो इससे इनको लग रहा है कि इट कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थ्रेट। और जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थ्रेट होगा मतलब कि ईरान कंट्रोल करेगा मिडिल ईस्ट की जितनी भी मिडिल ईस्ट हमने देखा कि बहुत ट्रेड रूट है ये। यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंड करती है, यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंड करती है, ट्रेडिंग यहाँ से डिपेंड करती है हमारी। ओके, और यहाँ जो रिलेशन है वो पीसफुल होना चाहिए। बट अगर इस तरह की एक्टिविटी से इस रीजन में होने लग गई तो फिर दिक्कत। एंड उसके बाद यहाँ पर पावर स्ट्रगल है कि कौन यहाँ पर बॉस बने। तो इसीलिए तो हम देखते हैं कि यूएसए क्यों कूद जाता है। यूएसए कूद जाता है क्योंकि इसको पता है कि दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पर पावर स्टेब्लिश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अब यूएसए इंडियन ओशन में हम ये इंडियन ओशन हो गया, या अभी वेनेजुएला वाला केस हुआ था, तो वहाँ पर भी क्या था? जस्ट टू एस्टैब्लिश द हेजेमनी, टू कंट्रोल द पावर सर्कल ऑफ द रीजन। अब उस टाइम पे हुआ ये था कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान साइन हो गया था, जिसे हम बोला गया था JCPOC अटेम्प्टेड टू लिमिट, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव था टू लिमिट द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और एक्सचेंज ऑफ सैंक्शन रिलीफ मतलब कुछ सैंक्शन लगा के यहाँ पर जो इनका प्लान न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसमें कुछ लिमिट लगा दी जाए। बट आफ्टर कोलैप्स, जैसे ये प्रोग्राम कोलैप्स हुआ तो ईरान ने ग्रेजुअली इनरीच कर जो लेवल था उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। बाय लेट ईरान ने रीच कर लिया 90% ऑफ द यूरेनियम इनरीचमेंट विच इज कंसिडर्ड वेपन ग्रेड। 90% ऑफ यूरेनियम अपग्रेड कर लिया, जिसको हम बोलते हैं कि ये तो क्या है, इससे
वेपन ग्रेड, मतलब वेपन ग्रेड करना कि अब ये इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, दे कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ वेपन. इजराइल व्यूज एन न्यूक्लियर आर्म्ड Iran as a existential threat, prompting preventive military doctrine. अब देखो डॉक्ट्रिन दो तरह की होती है, एक तो प्रीएम्प्टिव होती है, एक प्रिवेंटिव होती है. प्रीएम्प्टिव इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस. अगर आपको लग रहा है कि इमीडिएटली दैट नेक्स्ट पार्टनर इज गोइंग टू, या आपका जो ओपोनेंट है वो आपको टारगेट करने वाला है, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज द प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक. भाई प्रिवेंटिव स्ट्राइक होता है जो आपको फ्यूचर के लिए, आप उसको फ्यूचर, आपको लगता है कि फ्यूचर में वो हमारे लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है, या फ्यूचर में दैट कंट्री विल बी डेंजरस फॉर द रीजन, तो उस टाइम पे इस तरह की प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर सकते हैं, बट प्रीएम्प्टिव नहीं. तो प्रिवेंटिव इज अ फ्यूचर टर्म एंड प्रीएम्प्टिव इज अ नियर टर्म. सेल्फ डिफेंस डॉक्ट्रिन में इजराइल फॉलो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, प्रीएम्प्टिव डिफेंस. हिस्टोरिकल एग्जांपल जैसे 6 डे वॉर हुआ था 1967 में, तो उस टाइम पे भी इजराइल स्टक फर्स्ट बिकॉज इट्स बिलीव द अटैक फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स वाज इमिनेंट. उस टाइम पे भी इजराइल ने इसीलिए अटैक किया था कि इजराइल को लगा कि ओके द नेक्स्ट कंट्री या जो ओपोनेंट कंट्री इज गोइंग टू अटैक. सिमिलरली इजराइल ने भी बोला है कि Israel argue that waiting could allow Iran to gain military capability. तो इन्होंने बोला कि अगर हम वेट करते रह जाएंगे तो फिर ईरान अटैक कर देगा, इसीलिए हमने खुद ने अटैक कर दिया ईरान पे पहले. तो सेल्फ डिफेंस डॉक्ट्रिन इसे बोला गया, दैट इज प्रीएम्प्टिव डिफेंस. रीजनल पावर कंपटीशन, ईरान एंड इजराइल आर स्ट्रेटेजिकल राइवल, इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया, जिसमें कि ईरान इन्फ्लुएंस थ्रू ईरान सीक इन्फ्लुएंस थ्रू इराक, सीरिया, लेबनान और यमन. तो ये कुछ कंट्री है जो कि ईरान को सपोर्ट करती है. इजराइल सी इनसर्कलमेंट ऑफ हॉस्टाइल फोर्स, कंक्लूडेड स्ट्राइक टू लिमिट ईरान एक्सपेंशन. और इजराइल का स्ट्राइक करने का ही मेजर ऑब्जेक्टिव है कि इस रीजन में जो ये पावर स्ट्रगल हो रहा है या जो रीजनल पावर इमर्ज करके आ रही है नॉन स्टेट एक्टर की, उनको कर्ब करना. प्रोटेक्शन ऑफ इजरायली टेरिटरी. Israel claim कि many operations are response to rocket और drone attack from group backed by Iran. जैसा कि रॉकेट फायर हुआ था गाजा से, किसने किया था? हमास ने. उसके बाद मिसाइल अटैक हुआ था फ्रॉम लेबनान, किसने किया था? हिजबुल्लाह ने. उसके बाद इजराइल सेज कि अटैक्स आर मेंट टू डिस्ट्रॉय और लॉन्च साइट, जो इनकी लॉन्च साइट है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए था और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को करने के लिए था, मतलब उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए था. तो मेजरली जो मेन ऑब्जेक्टिव है यही है कि रीजनल पावर कंपटीशन को कम करना और उसके बाद जो प्रोटेक्शन है इजराइल टेरिटरी को, उसको प्रोटेक्ट करना. अब यूएसए और इजराइल के रिलेशन कैसे हैं? यूएसए और इजराइल के रिलेशन शुरू से ही बहुत अच्छे हैं कि जैसे इजराइल को बनने में ही हेल्प किसने किया था? यूएसए ने किया था. तो सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज किसने किया था? जब इजराइल बना 1948 में, तो यूएसए ने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया. अब आप सोच रहे होंगे कि यूएसए हर बार कोई भी टेरिटरी हो, हमारा इंडो पैसिफिक वाला रीजन है या चाइना वाला रीजन है, रशिया की साइड हो, आर्टिक हो, अभी ग्रीनलैंड का आया था, फिर वेनेजुएला का आया था, फिर उससे पहले हम अभी देख रहे थे कि कौन सा पोर्ट था, मालदीव्स वाला था, वो मॉरिशस वाला था, तो उस टाइम पे चागोस आइलैंड में था. तो हर जगह यूएसए क्यों जा रहा है? यूएसए का एक ही मोटिव है कहीं भी जाने का, वो है टू एस्टैब्लिश द पावर, टू कंट्रोल द वर्ल्ड स्फेयर, टू क्रिएट हेजेमनी इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पर भी वही है कि मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल और सबसे स्टेबल पार्टनर कौन है? वो है इजराइल. मिडिल ईस्ट में यूएसए के लिए सबसे स्टेबल पार्टनर ही इजराइल है. अगर वो इजराइल की हेल्प नहीं करेगा तो जो मिडिल ईस्ट में है कोई बचा ही नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एवरीवन इज अगेंस्ट द यूएसए. तो क्रिएशन ऑफ इजराइल फॉलोड बाय अरब इजरायली वॉर 1948, आफ्टर विच इजराइल इमर्ज्ड एज अ सॉवरेन स्टेट. ये वॉर के बाद इजराइल बन गया सॉवरेन स्टेट. रिलेशन बिटवीन यूएसए एंड इजराइल हैज स्टेडली स्ट्रेंथन. रिलेशन उसके बाद इजराइल और यूएसए के रिलेशन बढ़ गए. अब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक अलायंस भी हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यू शेयर करते हैं, लोकेशन मिडिल ईस्ट में है, तो ये भी एक प्राइम रीजन है. कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न है, इजराइल का भी कॉमन कंसर्न यही है, ईरान और टेररिज्म.
और बिफोर इट यूएसए ऑफन सपोर्ट इजराइल एंड डिप्लोमेटिक और मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मैटर में भी यूएसए इजराइल को हेल्प करता है। यूनाइटेड स्टेट की प्रोवाइड लार्ज मिलिट्री असिस्टेंस टू इजराइल एवरी ईयर। इजराइल को मिलियंस ऑफ डॉलर एड दिए जाते हैं यूएसए की तरफ से। आप जो आयरन डोम है एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल, उसमें भी 50% फंडिंग कहाँ से आई है? यूएस से आई है। और टू कंट्रीज हैव कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं साथ में, ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर होती है। करंट स्फेयर में हम देखें तो रिसेंट टेंशन विद ईरान, यूएसए सपोर्ट इजराइल किस तरह से सपोर्ट करा? बाय प्रोवाइडिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस, डिफेंस सिस्टम देकर, डिफेंस वेपन्स देकर, उसके बाद कोऑर्डिनेट करके स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन में, जैसे अभी जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन लायन रॉर, इसमें भी उनको कौन सी स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन किसने दिया था? यूएसए ने दिया था। अब वाई इज यूएसए अटैकिंग ईरान? अब यूएसए सेम रीजन अटैक करने का, मेन जस्टिफिकेशन जो यूएस ने दी है वो ये है कि मूविंग क्लोजर टू डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है ईरान इस रीजन में, तो दिस इज द मेजर थ्रेट टू द मिडल ईस्ट। ईरान इनरिच्ड यूरेनियम हाई लेवल, हमने देखा कि 90 ग्रेड का यूरेनियम, तो उसमें ये होता है कि वेपन, न्यूक्लियर वेपन बन सकता है which could potentially be used for nuclear bomb। जिस तरह से वो यूरेनियम को यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है? बम भी बन सकता है। यूएसए ने स्ट्राइक करी टू डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर फैसिलिटी एंड स्टॉप ईरान प्रोग्राम परमानेंटली। यूएसए का कहना है कि उन्होंने जो उनकी साइट है वहां पर स्ट्राइक करी थी सो दैट वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। यूएसए को थ्रेट क्यों है? यूएसए को थ्रेट है न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान से, जो कि इजराइल को थ्रेट कर सकता है। इजराइल डायरेक्टली कनेक्टेड टू यूएस, कुड ट्रिगर न्यूक्लियर आर्म रेस इन द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में जो ऑलरेडी जो इतना डिस्टर्बिंग है, इतने तरह के क्राइसिस हो रहे हैं डिफरेंट रीजन में, अगर वहां पर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गई तो वो क्या होगा? जो एरिया है वो कंप्लीटली स्कैटर्ड हो जाएगा। यूएसए प्रोटेक्टिंग अलायंस, जो किसको अलग कर रहा है? इजराइल को, मेन स्ट्रेटेजिक राइवल है। और ईरान सपोर्ट कर रहा है इन ग्रुप को, जो कि किसके अगेंस्ट है? इजराइल के। तो दिस इज द अनदर रीजन कि हिजबुल्लाह, हमास, हौती, दिस ग्रुप्स आर ऑफन कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, और इनके लीडर और मास्टरमाइंड आयतुल्लाह खामेनी हु वाज किल्ड। एंड यूएसए अटैक एम टू वीकन ईरान स्टेबिलिटी, उनको वीक करने का, ईरान में पावर वैक्यूम क्रिएट करने का रीजन ही यही था कि वो आयतुल्लाह खामेनी को मार देना। जैसे हमने पढ़ा था क्या? decapitation is a military strategy in which the head of the state is killed so that जो पावर स्ट्रगल हो रहा है वहां पर, और जो मेन लीडर है जिससे कि मोस्टली चीजें कंसंट्रेटेड है वो ठीक हो सके। ओके, तो ये रीजन है। स्टॉप ईरान मिसाइल एंड ड्रोन थ्रेट, ईरान ने बैलिस्टिक और लॉन्ग टर्म ड्रोन डेवलप कर लिए थे। वेपन कैन टारगेट और जो वेपन थे वो टारगेट कर सकते थे यूएस के मिलिट्री बेस को जो गल्फ में है, इजराइल को कर सकते थे, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सऊदी अरेबिया और यूएई में है। ऑलरेडी अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बेस यूएई में थे या सऊदी अरेबिया में थे या इजराइल में थे, उनको ईरान ने स्ट्राइक किया है। ईरान इज नॉट डायरेक्टली हैव एनी काइंड ऑफ इशू विद द यूएस, यूएई और सऊदी अरेबिया, बट वहाँ पर जो प्रेजेंस है यूएस बेसिस की, उनके से उसको डिस्टर्बेंस, उसे प्रॉब्लम है। यूएसए क्लेम स्ट्राइक वाज प्रीएम्प्टिव एक्शन टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक ऑन द अमेरिकन फोर्सेस। अमेरिकन बेस पे जो अटैक हो रहे हैं उनको कम करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए परमानेंटली यूएस ने बोला है कि हमने मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया था एंड इट वाज प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मतलब दे वर बिलीविंग कि ईरान इज गोइंग टू अटैक देम फर्स्ट, बट दे अटैक्ड एज अ सेल्फ डिफेंस। फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक निगोशिएशन ईरान से फेल हो गए थे बिफोर अटैक। इन्होंने पहले सोचा कि ओके वी लेट्स सेटल द केस आउटसाइड द वॉर एरेना, पर उस टाइम पे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे या डिप्लोमेटिक टॉक थी, इट वाज फेल्ड। बैकग्राउंड 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी जिसे हम बोलते हैं ईरान न्यूक्लियर डील्स, JCPOA लिमिटेड, जिससे कि लिमिट का जो न्यूक्लियर टेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। यूएस ने विड्रॉ कर लिया डील से 2018 में। जब यूएस ने उस डील से विड्रॉ कर लिया 2008 में, अटेम्प्ट टू निगोशिएट न्यू डील, जब 2025-26 में निगोशिएट करने की बात आई वापस से, तो क्या हुआ? ईरान वॉज नॉट रेडी, इंक्रीज, जिससे कि टेंशन इंक्रीज हो गई। आफ्टर टॉक कोलैप्स्ड, यूएस ने डिसाइडेड टू मिलिट्री एक्शन।
तो जो यूएसए बता रहा है, यूएसए ने बताया कि हाँ मिलिट्री बेस है, हमारे थ्रेट है इस वाले रीजन में, वो उनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स है दे आर अटैकिंग इजराइल, दीज आर द सेकेंडरी रीजन। जो फर्स्ट रीजन ये था कि 2015 में न्यूक्लियर प्रोग्राम के न्यूक्लियर डील साइन हुई थी विद यूएसए एंड ईरान। तो 2018 में यूएसए विड्रॉ, जैसे कि यूएसए की आदत है डिफरेंट प्रोग्राम से विड्रॉ करने के, अभी यू से कर लिया, यूनेस्को से कर लिया, तो उस टाइम पे भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया था, बट वापस ये गए ईरान के पास कि लेट्स साइन द डील 2025 और 26 में, बट उस टाइम पे ईरान ने मना कर दिया। जब ईरान ने मना किया तो इनकी टेंशन बढ़ गई, जब टेंशन बढ़ गई तो दे स्ट्राइक्ड। तो ये डायरेक्ट रीजन है, डिप्लोमेटिक रीजन। ये ईरान का जो इजराइल है उनका एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं एयर डोम, एंड इट इज वेरी वेरी पावरफुल। टारगेट ये क्या करता है ना, ये शील्ड देता है इजराइल को पूरा कवर कर लेता है ये आयरन डोम। डेवलप किसने किया है, इजराइल की कंपनी है जिसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जिसको बैक करता है यूएसए ने इजराइल ने क्लेम किया है कि 90% इफेक्टिव है आयरन डोम। रडार सिस्टम है जो डिटेक्ट कर लेता है कोई रॉकेट आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। रेंज 4 से 70 किलोमीटर तक की है। कंट्रोल सेंटर है जो कैलकुलेट करता है इसमें वेदर रॉकेट्स आर पोजेस थ्रेट टू इजरायली टाउन और नॉट। उसके बाद अगर इफ द रॉकेट पोज अ थ्रेट द मिसाइल फायरिंग यूनिट लॉन्चेस मिसाइल्स टू शूट देम डाउन। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल। अब आपको मुझे बताना है कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन से हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन से है। Strategic timing analysis say the USA also acted because Iran was politically weakened by protest inside the country. Israel already preparing to attack Iran, pushing US to join the operation. सबकी अलग अलग थ्योरी है, यूएसए कुछ और बोल रहा है, इजराइल कुछ और बोल रहा है, जो एनालिस्ट्स है वो कुछ और बोल रहे हैं, स्कॉलर्स कुछ और बोल रहे हैं, तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बट जो डिप्लोमेटिकली हमने जो पढ़ा कि यहाँ टॉक फेलियर होने की वजह से यूएसए को लगा कि ओके दिस वुड बी द लॉन्ग टर्म थ्रेट फॉर द रीजन, तो बेटर कि जो उनका लीडर है उसको हटा दिया जाए, जो उनके बेसिस है उनको परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि आगे वो किसी इस तरह के कोई टेस्ट ना करे। ओके, जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, जैसे रीजन अगर इस तरह की चीज़ें मिडल ईस्ट में हो रही है तो कॉन्फ्लिक्ट राइज वाइडनिंग वेस्ट एशिया थ्रू प्रॉक्सी इन्वॉल्वमेंट, हिजबुल्लाह यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएंगे, हाउती रेड शिप टारगेट करेंगे, मिलिशियाज इन इराक एंड एशियाज ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये रीजनल इंस्टेबिलिटी इसके थ्रू बढ़ेगी। एनर्जी की हम बात करें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ 20% ऑयल पास होता है, बाब अल मंदेब इंपॉर्टेंट है रेड सी सुएज कैनाल के लिए, इससे डिस्ट्रप्शन ऑयल प्राइस स्क्राइप होगा, ऑयल प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएंगे, जो सप्लाई चेन है वो शॉक हो जाएगी, तो ऑयल प्राइस स्पाइक्स एंड सप्लाई चेन शॉक्स, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क होने वाली है, रीजन एस्केलेशन होगा इससे। ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स, जैसे कि यूएसए ट्रेडिशनली सपोर्ट करता है इसराइल को, रशिया और चाइना मेंटेन स्ट्रेटेजिक टाइल विद ईरान, तो टर्निंग पॉइंट आ सकता है, दिस रिस्क टर्निंग कॉन्फ्लिक्ट इनटू अ लार्जर जियोपॉलिटिक कॉन्टेक्स्ट। अभी रशिया और चाइना का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वॉर में डायरेक्टली, बट सोचो अगर ज़्यादा बढ़ा और ईरान ने सपोर्ट मांगा रशिया और चाइना से, तो उस टाइम पे हमारा जियोपॉलिटिकल जो मैप है वो किस तरह से दिखेगा। इंटरनेशनल लॉ की क्या डायमेंशन है, इंटरनेशनल लॉ बोलता है यूज ऑफ फोर्स अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर 2 क्लॉज 4 रिफ्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फोर्स, फोर्स का यूज करना मना है अंडर दिस आर्टिकल, बट सेल्फ डिफेंस में अंडर आर्टिकल 51 यू कैन यूज। अथोराइजेशन बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अथोराइजेशन आ जाती है देन यू कैन डू। इजराइल ने जस्टिफाई किया कि एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस था हमारा अगेंस्ट द न्यूक्लियर थ्रेट, जैसे कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी तो वो सेल्फ डिफेंस में आता है, एंड सेल्फ डिफेंस इज लीगल अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, तो ये जस्टिफिकेशन दे चुका है वो। लीगैलिटी क्या है, इंटरनेशनल लॉ में अभी प्रिवेंटिव अटैक अगेंस्ट द पोटेंशियल थ्रेट्स आर लीगल, मतलब प्रिवेंटिव अटैक लीगल है, प्रिवेंटिव अटैक की फ्यूचर के लिए आप किसी को अटैक कर रहे हो दैट इज ओके, दैट इज लीगल, बट इस तरह के जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स है दे आर अनरिजॉल्व्ड एंड दे आर कॉन्ट्रोवर्शियल। ऑपरेशन ओपेरा हुआ था, उस टाइम पे भी इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पे अटैक किया गया था इजराइल ने,
6 डे वॉर हुई थी 69 में, उस टाइम पे भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई थी। तो ईरान इजराइल वॉर रीओपन द अनरिजॉल्व लीगल बैटल। अभी अगेन जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो जो प्रीएम्प्टिव वाला नोशन था ये अगेन न्यूज में आ गया कि इसको लीगल बैकिंग है या नहीं है, कितना कंट्रोवर्शियल ये है, इसको लीगल बैकिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कि ऑन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस यू आर अटैकिंग द कंट्री फॉर डिफरेंट मोटिव। इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया स्टैंड इन अ वेस्ट एशिया क्राइसिस। इंडिया का स्टैंड ये होता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है और जिसको जो करना है वो करे, और बैलेंस डिप्लोमेसी। अब इंडिया के रिलेशन इसराइल के साथ भी अच्छे हैं, यूएसए के साथ भी अच्छे हैं, और उसके बाद इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छे हैं। तो इंडिया क्या करे, जैसे ईरान के पास तो चाहबर पोर्ट ही है, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कॉल फॉर, इंडिया ने बोला है कि यार डायलॉग कर लो, बातचीत कर लो और जितना हो सकता है सेटल कर लो भाई। बट इंडिया इज कंसिस्टेंटली अर्ज्ड ऑल द पार्टी टू अवॉइड फर्दर लड़ाई, मतलब अब मत करो, छोड़ो। But India emphasize in respect for international law, peaceful settlement and stability in West Asia. इंडिया का नोशन बहुत क्लियर होता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसमें यह है कि डोंट कम टू माई टेरिटरी, आई विल नॉट कम टू योर टेरिटरी। इट्स लाइक जस्ट मेंटेन द नेशनल एंड द सेल्फ इंटरेस्ट। रिफ्लेक्ट इंडिया लॉन्ग स्टैंडिंग बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। कौन सी है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जब कोल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे इंडिया का रिलेशन यूएसए के साथ भी अच्छे थे, इसराइल रशिया के साथ भी अच्छे थे, तो उस टाइम पे भी इंडिया ने बोला कि वी वुड बी नॉन अलाइन टू दीज सुपर पावर्स, या दो जो बाइपोलर वर्ल्ड चल रहा था उस टाइम पे। बैलेंस रिलेशन है इंडिया का इसराइल के साथ और ईरान के साथ। इंडिया मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद बोथ द साइड। इसराइल के साथ इंडिया के स्ट्रेटेजिक सेल्फ ऑपरेशंस है, और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल और एग्रीकल्चर पार्टनरशिप है, ड्रिप इरिगेशन, जितनी भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है इरिगेशन की वो हमने इसराइल से ही ली है। विद ईरान एनर्जी सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी, जैसे चाहबार प्रोजेक्ट है, तो बोथ बिकॉज ऑफ दीज टाइज इंडिया टेकिंग, इसीलिए देखा आपने कि इसराइल के साथ किस तरह से रिलेशन है और ईरान के साथ किस तरह से रिलेशन है, तो इंडिया अवॉइड करता है कि ओपनली वो किसी की साइड ले। इंडिया बस यही बोल रहा है कि बातचीत कर लो और छोड़ो। प्रोटेक्टिंग एनर्जी सिक्योरिटी। वेस्ट एशिया सप्लाई लार्ज पोर्शन ऑफ ऑयल इंपोर्ट, जिसमें मेजर ऑयल कहाँ से आता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। आप इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिटेल में पढ़ लेना और ज़्यादा, ऑल्दो मैंने डिटेल में आपको बता दिया इसकी लोकेशन कितना % आता है जाता है, मैंने सब बता दिया आपको। स्टिल इफ यू वांट टू स्टडी मोर यू कैन स्टडी अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कॉन्फ्लिक्ट डिस्टर्ब रूट, इंडिया की जो एनर्जी सप्लाई है, इकोनॉमी, वो भी इफेक्ट होगी, और देयरफॉर इंडिया सपोर्ट रीजनल स्टेबिलिटी। अब इंडिया को पता है कि कहीं से भी अगर वेस्ट एशिया में डिस्टर्बेंस आई तो इंडिया तो 60% वहाँ से इंपोर्ट करता है, तो इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। दिस इज़ वाई इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग इट्स बेसिस। अब इंडिया जैसे कि मलेशिया हो गया या अदर कंट्रीज हो गई, उनके साथ भी अच्छी रिलेशनशिप बना के रखते हैं, सो दैट एनर्जी सिक्योरिटी ना खराब हो। पहले भी ऑपरेशन गंगा हुआ था, उस टाइम पे जब डिस्टर्बेंस हुई थी इसराइल यूक्रेन वाले टाइम पे, तब भी ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे। अब सेफ्टी, अब इंडिया का जो मेन कंसर्न है कि वेस्ट एशिया में अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले जो वहाँ के लोग हैं, हमारे जो लोग वहाँ रह रहे हैं, 8 to 9 मिलियन लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी देखना। कुछ जो लोग हैं यूएई में काम करते हैं, सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, कतर में करते हैं, तो इंडिया प्रिपेयर इवैक्यूएशन प्लान, जैसे कि गंगा किया था 2022 में, जो इंडिया कैपेबिलिटी इवैक्यूएट सिटीजन फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन। उस टाइम पे इंडिया की बहुत ज़्यादा वाह हुई थी कि वाओ कि इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन से इंडिया ने अपने लोगों को बुला लिया। दैट वाज ऑफ कोर्स वेरी वेरी प्रेजिंग और वेरी कमेंडेबल थिंग। सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन अलॉन्ग इसराइल रिएक्शन, इंडिया 2 स्टेट नेशन को सपोर्ट करता है। एंटिटीज इन्वॉल्व जैसे इसराइल, पैलेस्टीन, इंडिया मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल बट ऑल्सो प्रोवाइड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू पैलेस्टीन। इंडिया इसराइल के साथ तो है ही, बट ऐसा नहीं है कि पैलेस्टीन के अगेंस्ट है, इंडिया डेवलपमेंटली असिस्ट करती है पैलेस्टीन्स को भी। रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी, एंड दिस रिफ्लेक्ट इंडियाज बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी। इंडिया अप्रोच टू वेस्ट एशिया क्राइसिस बैलेंस है, प्रेगमेटिक है, मेंटेनिंग रिलेशन विद इसराइल, इराक, इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग इंडियन डायस्पोरा एंड प्रमोटिंग पीसफुल डायलॉग। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द स्लाइड। अभी रिसेंटली हुआ है कि IRIS डेना, ईरानियन एक फ्रिगेट है जिसको अटैक कर दिया गया है इंडियन ओशन में,
was sunk by United States Navy submarine on March 4, 2026 while returning. मिलान एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पर, विशाखापट्टनम में, तो वहाँ से वो जो फ्रिगेट्स है वो जा रहा था, तो उस टाइम पे यूएस ने उसमें अटैक कर दिया, और वो किसका था, ईरान का था। अब ये बोला गया, जो हमारे एक्सपर्ट है, स्ट्रैटेजिक अफेयर एक्सपर्ट है ब्रह्मचलेनी, उन्होंने बोला कि दिस मेरीटाइम नेबरहुड was more than battlefield and calling it a strategic embarrassment for Delhi. Strategic embarrassment क्यों बोला? Strategic embarrassment इसीलिए बोला, why it is awkward moment for India. अब ये awkward moment क्यों है इंडिया के लिए? ये awkward moment इसीलिए इंडिया के लिए क्योंकि इंसिडेंट कहाँ पर हुआ है, इंटरनेशनल वाटर पे, नॉट विद इन द लीगल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया, हाउएवर इट अकर्ड। ऑल्दो ये इंटरनेशनल वाटर में हुआ है, इंडिया के जो जोन है या टेरिटोरियल बाउंड्री उसके आसपास नहीं हुआ, बट ये बहुत पास हुआ है मैरीटाइम जोन से। इंडिया के रिलेशन यूएस और ईरान के साथ अच्छे हैं, सो इंडिया डिप्लोमेटिकली मतलब डिलेमा में है कि किसको सपोर्ट करना है। नहीं, अगर यूएस को सपोर्ट करता है तो ईरान डिस्टर्ब हो जाएगा, ईरान को सपोर्ट करता है तो यूएस और इजराइल के साथ इंडिया के रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो ये एक डिप्लोमेटिक डिलेमा में है, इसीलिए जो एक्सपर्ट है ब्रह्मा वो बोल रहे हैं कि इट इज़ अ वेरी एम्बैरेसमेंट मोमेंट फॉर इंडिया कि किसको सपोर्ट करे और किसको नहीं। अब इंडिया के लिए मैटर है क्योंकि थ्रेट टू सी लेन्स, इंपॉर्टेंट सी रूट्स है ऑयल और ट्रेड के, पासिस थ्रू इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन में इस तरह के अटैक हो रहे हैं, इंडिया के ट्रेड रूट्स है, वहाँ से शिपिंग जाती है, बहुत सारी सी लेन्स है रूट में, तो डिस्टर्ब हो सकती है। रिस्क है मिलिट्री एस्केलेशन, मिलिट्री है इंडिया की वहाँ पर, मोर नेवल डिप्लॉयमेंट हो रखी है वहाँ पर, तो मिलिटरलाइजिंग दिस जोन, इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो इंडिया मस्ट केयरफुली बैलेंस रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट, ईरान और इजराइल। ठीक है, अब हमने सारी चीजें पढ़ ली, हमने क्या पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया। जैसे हम अगर रिकैप करें तो मैंने आपको बताया, चलो यहां से करते हैं, कि मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमने मेजर कंट्रीज पढ़ी कि मेजर कंट्रीज है कौन कौन सी आती है इस रीजन में, 12 कंट्रीज आती है। हमने 3 चोक पॉइंट के बारे में पढ़ा और स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ा, यहाँ पर कितना % ऑयल सप्लाई होता है, क्या क्या इनकी ऑटोनॉमी है इस रीजन में। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि ग्रुप्स कौन से हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स ग्रुप कौन कौन से हैं। फिर हमने 2 टर्म पढ़े, जो कि टर्म कौन कौन से थे, 2 टर्म हमारे पास, एक तो था प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव एक्शन और स्ट्राइक, और एक था डीकैपिटेशन। क्या था, डीकैपिटेशन। प्रीएम्प्टिव के साथ हमने प्रिवेंटिव भी पढ़ा था। अगर हम यूएन चार्टर में हम देखें तो प्रिवेंटिव टर्म इज लीगल, दिस इज लीगल अंडर यूएन चार्टर, but this term preemptive action, which is more like a self defense, it is controversial state. Okay, and then we read about USA and Israel relation. ठीक है, हमने इजराइल का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईरान देखा कि ईरान का 1979 से पहले फेज, शाह वाले फेज में कैसा था, उसके बाद जो खामेनी आया उसके फेज में कैसा था, खामेनी जी को क्यों मारा, बिकॉज ही वॉज अ लीडर ऑफ रेजिस्टेंस, एंड डीकैपिटलाइजेशन, डीकैपिटेशन मतलब कटिंग द हेड ऑफ। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। उसके बाद व्हाट वी रेड अबाउट यूएसए, व्हाई यूएसए इज इंटरेस्टेड इन द रीजन। फिर हमने पढ़ा कि इंडिया को क्या इफेक्ट हो रहा है, व्हाई इट इज इंडिया, व्हाई इट दिस ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। फिर अभी जो आयरिश शिप पे अटैक हुआ था इंडियन ओशन में, अब उसमें इंडिया के लिए एम्बैरेसमेंट क्यों था, बिकॉज इंडिया इज फेसिंग डिप्लोमेटिक डिलेमा इन द रीजन, किसको सपोर्ट करे किसको ना सपोर्ट करे। तो दिस इज ऑल हैपनिंग। दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और इसमें 100%
100% आपके पेपर 2 में क्वेश्चन आने वाले हैं। इवन आई एम श्योर कि पेपर 1 में भी क्वेश्चन आएगा मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, कभी कभी आपने देखा होगा कैश्मीर सी के बारे में भी क्वेश्चन आया है, कई बार पर्शियन सी के बारे में भी आया है, कहीं बार मेडिटेरियन सी के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। तो ये रीजन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट था, पर आपको अब ये बहुत फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। कंट्रीज के नाम, आसपास की बाउंड्री किससे टच हो रही है, इवन द कैपिटल भी आपको इसकी याद होनी चाहिए। तो काइंडली रिवाइज ऑल दीज टॉपिक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस कर लेना ये क्वेश्चन। और जो भी आपको लगे इनमें से आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑल्दो इनकी अप्रोच सबकी अलग अलग है, बट जो जितना हमने अभी पढ़ा है इस स्लाइड में, इस पीपीटी में, उससे ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे या उससे आप इन सबको लिख पाओगे। तो मैंने आपको लिखने का कंटेंट दे दिया, तो काइंडली राइट एंड प्रैक्टिस, बिकॉज पेपर 2 इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीड ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, दैट्स ऑल। पीडीएफ के लिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ स्टडी फंडा, वहाँ पर इनकी पीडीएफ अवेलेबल होती है, तो टाइमली अगर आप वहाँ देखोगे तो यू विल गेट इट। फिर पुरानी पीडीएफ भी वहाँ पर है। पीपल हु वर आस्किंग ऑन अ कमेंट सेशन कि पीडीएफ नहीं मिली, तो काइंडली गो एंड चेक द टेलीग्राम चैनल ऑफ स्टडी फंडा, देयर यू विल फाइंड द पीडीएफ ऑफ ऑल द क्लासेस। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।